आपने कहीं शायद कहा कि एमआईएम कॉरपोरेटर इलेक्शन के लिए 10 से 15 लाख रुपया भी मांग रही है। सच्चाई अगर बताऊं तो वो 9,10,000 वोट वो किसी और भी कैंडिडेट को इजीली तरीके से जिता सकती है। आपके लिए गोवंडी के लिए बदलाव का मतलब क्या है? ये बताओ कि कुछ महीने पहले एक बच्चा बस के नीचे दब के ख़त्म हो गया। कुछ एक ऐसी बच्ची थी जो फुटबॉल को पैर ही मार रही थी और उसको बस ने उसको ठोका और सीधा कोने में गिरी। नगर को चेंज करना है तो सेवक जो है वो नगर का ही होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आई थिंक फहद आज़मी या सायरा खान जो है वहाँ नहीं रहते हैं। अगर आप जाके कह दो कि आपका झोपड़ा 3 दिन के बाद टूटने वाला है और मुझे वोट नहीं दोगे तो मैं तुड़वा दूंगा, वो इतनी भोली है कि वो चुपचाप आपको वोट दे देगी। ये ना जाने कि आप कौन हो, कहाँ से हो, क्या करते हो, नहीं पूछेगी वो सवाल, चुपचाप आपको वोट दे देगी क्योंकि उन्हें अपना ज़मीन बचाना है, उनको अपना छत बचाना रहता है। आदाब, नमस्कार, मैं जीशान साहिब एक बार फिर से आपका हसन स्टूडियो के बदलाव एपिसोड में स्वागत है, इस्तकबाल है। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो सईद खान हैं रफ़ी नगर गोवंडी से, जो एक यूथ लीडर हैं और सोशल वर्कर भी हैं। इन्होंने ज़मीनी तौर पे काम किया है और लोगों से जुड़े हैं। अभी सोशल वर्क के रूप में ये नए नए काम कर रहे हैं और अपनी आवाज़ गोवंडी रफ़ी नगर के लोगों के लिए उठा रहे हैं। मैं सईद खान का अपने बदलाव सीरीज़ में इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया साहिर भाई। सईद भाई, आपको पहला मौका कब मिला जब आपको लगा कि मुझे सोशल सर्विस में आना है, लोगों के लिए काम करना है? पहला मौका मैं ये बोलूँगा कि 2019 में मेरा बचपन से ही ख्वाहिश था कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँ, क्योंकि मैंने बचपन में बहुत फेस किया एजुकेशन को लेकर। फैमिली बहुत फाइनेंशियल कंडीशन उतना वेल नहीं था तो लेकिन अब्बा ने अम्मी ने बहुत मेहनत से पढ़ाया मुझे। अब्बू मेरे, मैं बताऊँ तो वो चेंबूर जाते थे, गोवंडी से चेंबूर जाते थे, पैदल जाते थे। वो पैसा बचाते थे सिर्फ मेरी फ़ीस के लिए, ट्यूशन फ़ीस के लिए। ये सारी चीज़ें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा बचपन में, पढ़ाई को लेकर और सारी चीज़ों को लेकर। तो बचपन से यही ख्वाहिश थी कि मैं जो परेशानी झेला ठीक है, लेकिन जब एक लेवल पे आऊँगा मैं, या फिर मेरा जब कंप्लीट होगा पढ़ाई, तो मैं जो परेशान हाल बच्चे हैं जो पढ़ाई की वजह से, जो पैसे की वजह से पीछे हो जाते हैं, उन्हें कभी पीछे नहीं होने दूंगा। तो मैंने 2019 से ही पढ़ाना शुरू किया। तो मैं शुरू भी किया और मैं खेलता भी था साथ साथ में। तो मैंने फुटबॉल स्टार्ट किया, ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल स्टार्ट किया। राइट। रफ़ीक नगर के लिए खेला मैंने, फिर सेलेक्ट हुआ, फिर पूरे गोवंडी के लिए खेलने लगा, क्या फिर बात है, मुंबई के लिए खेलने लगा, क्या बात है। फिर मैं महाराष्ट्र के लिए पूरा खेलने लगा। फिर मैं 2021 में मैं टीम महाराष्ट्र का कैप्टन बना। 2022-2023 में मैंने फाइनल जिताया टीम महाराष्ट्र को। अरे वाह। तो नेशनल्स के लिए बहुत मेहनत किया मैंने, तो बच्चों को भी तैयार किया मैंने। तो आज माशाल्लाह मेरे 8 बच्चे नेशनल्स में सेलेक्ट हुए हैं। अरे वाह, क्या बात है। गोवंडी के ही, रफ़ीक नगर, इंदिरा नगर स्लम्स के। कांग्रेचुलेशन सईद थैंक भाई। यू। और जो आपका न्यू थिंक फाउंडेशन है, इसने क्या क्या अचीवमेंट किया अभी तक? न्यू थिंग फाउंडेशन रजिस्टर्ड हमने 2022 में किया था। तो किसी के एक सर के कहने पर कि आप रजिस्टर्ड करो एनजीओ, आप कर रही रहे हो सोशल वर्क का काम। हमने उसमें बच्चों के लिए अलग अलग जगह पर क्लास खोला, जहाँ जहाँ पे स्लम्स बच्चे हैं। वो क्लास ऐसा हमने सेटअप किया कि हम अपने दोस्तों को ही कनेक्ट करते थे राइट। और उन्हें आइडियाज़ देते थे कि आप अपने घर में स्टार्ट करो। जो भी बच्चों को जो मोटिवेशन होगा या फिर जो उन्हें थोड़ा मोड़ा एक्सपेंसेस जो लगेगा वो हम अपनी तरफ से प्लान करेंगे। तो वो पिछले 3-4 सालों से हम वही कर रहे थे। पूरे स्लम्स के अलग अलग घरों में, अलग अलग हमारे दोस्तों के घरों में ऐसे क्लास चल रहे बच्चों के, जो पहली से लेकर 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। अभी आपके पास कितने स्टूडेंट हैं ऐसे स्लम्स में जिनको आप पढ़ा रहे हैं? अभी लगभग 1400 से 1500 बच्चे हैं। क्या बात है। जी। तो उनसे फीस चार्ज की जाती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल फ्री में है बच्चों की फीस। क्या बात नहीं है। और आप सोशल वर्क के थ्रू पॉलिटिकली कब इन्वॉल्व हुए? पॉलिटिकली ये बोलूँगा मैं कि जब से सोशल वर्क कर रहा हूँ उसके 1 से 2 साल बाद ही मैंने प्लान किया था कि मैं इलेक्शन नगर सेवक का लड़ूंगा। और मैं पहला वो बच्चा था जो
जिसका वोटिंग कार्ड भी नहीं बना था, जिसने ऐलान कर दिया कि मैं नगर सेवक इलेक्शन लड़ूंगा। राइट राइट। लोग हंसते थे, लोग मजाक उड़ाते थे, लोग ये देख कर ही कहते थे कि ये क्या कर पाएगा। लेकिन आज मेरे अल्लाह का लाख एहसान है कि मैंने वो कर दिखाया। जब लोग देखते हैं तो कहते हैं कि हाँ, कैंडिडेट है ये। तो वो क्या चीज़ थी जिसने आपको इंस्पायर किया कम्युनिटी के लिए काम करने के लिए या कॉर्पोरेटर इलेक्शन लड़ने के लिए? वो परेशानी, मतलब मैं बताऊँ तो अ, कुछ ऐसी फैमिलीज़ है जिनके बीच में मैं रहता हूँ। कम्युनिटी के अक्सर मैं बीच में रहता हूँ, राइट बहुत आम बन के रहता हूँ, लोगों के बीच में आते जाते रहता हूँ, परेशानियाँ देखते करते रहता हूँ। तो कुछ ऐसे हादसे गुजरे मेरी ज़िंदगी में, कुछ ऐसे फैमिलीज़ को देखा जो अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने के लिए बहुत अलग अलग काम कर रहे थे। लाइक मैं वो नहीं बता सकता हूँ, तो वो एक मजबूरी थी, उनकी ख्वाहिश नहीं थी। तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद हमने प्लान भी किया कि हम बात करेंगे यहाँ के नगर सेवक से, यहाँ के एमएलए से। और एक सबसे बड़ी वजह ये है कि मेरे बच्चे जब खेलते थे, इवन मैं जब खुद सेलेक्ट हुआ था नेशनल्स के लिए, तो मैंने नगर सेवक से बात किया था, फहद आज़मी साहब से बात किया था कि मैं सेलेक्ट हुआ हूँ, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, मैं पहला मैच मेरा कोलकाता में है। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे खिलाने कुदाने नहीं आया हूँ, मैं नगर सेवक बन के आया हूँ। पहला शब्द इनका यही था। अच्छा। तो मैंने रुख मोड़ा और वापस घर की तरफ चला गया। तो यही सारी चीज़ें इंस्पायरिंग करी कि नहीं, मैं खुद फाइट करूँगा नगर सेवक इलेक्शन, ताकि ऐसे कितने सारे जो टैलेंट्स है गोवंडी में, जो मेहनत करते हैं मगर वो आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उन्हें मौका नहीं मिल पाता, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती। तो कहीं ना कहीं ये प्लान किया कि अब इलेक्शन लड़ूंगा, ताकि पावर रहे तो बहुत आसानी से और बहुत तेज़ी से मैं लोगों के लिए काम कर पाऊँ। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। और इससे क्या होता है कि जो हमारे नगर सेवक हैं उनका एक चेहरा भी सामने आता है कि वो इलेक्शन के टाइम पर आकर क्या वादे करते हैं, और फिर जब उनके पास हम हेल्प के लिए जाएं तो वो अपना कौन सा चेहरा दिखाते हैं। सईद भाई, मतलब अभी आपने अनाउंसमेंट कर दिया है कि आप लड़ने वाले हैं, तो वो आप MIM से लड़ने वाले हैं या फिर किसी और पार्टी से? MIM से 2017 से मैं जुड़ा हूँ, मेरे अब्बा जुड़े हैं। राइट। पिछले नगर सेवक का जब इलेक्शन हुआ था तो मेरे अब्बा पूरी ताकत से मेहनत किए थे, और जो टेबल पे बैठा हुआ जो लोगों के नाम लिखता था वो मैं ही था। क्या बात। पूरी ताकत से हम MIM का सपोर्ट करते हैं, असद साहब का चेहरा देखकर सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं हम भी, हर किसी को उम्मीद रहती है जो मेहनत करता है कि उसे टिकट मिले, वो भी नगर सेवक का इलेक्शन लड़े, और उसकी भी एक लीडर हर कोई बनना चाहता है। वो इसमें से एक मैं भी था, बिल्कुल। जो प्लान किया था कि MIM से लड़ूं और मैं भी एक अच्छा लीडर बनूं। बहरहाल MLA इलेक्शन आया, मुझे पूरा मौका मिला सपोर्ट करने का, पूरी ताकत से सपोर्ट करने का। असेंबली इलेक्शन में आपने बहुत सपोर्ट किया जी, चाहे वो फाइनेंशियली सपोर्ट हो, ये खुद 171 तालुका के जो कैंडिडेट हैं वो सुन रहे होंगे ये बात। राइट। चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो या पब्लिक सपोर्ट हो या मेरी खुद की ऑफिस के सपोर्ट हो, राइट। मैंने पूरी ताकत से सपोर्ट किया। एक भी दिन ना एक रात ऐसा नहीं गुजरने दिया कि मैं कहीं पे भी कमज़ोर पड़ रहा हूँ या फिर मेरी आवाज़ लोगों तक नहीं पहुँच रही। अतीक सर की बात कर रहा हूँ। जी, मैं अतीक सर की बात कर रहा हूँ। उनके लिए मैं एक एक घर, एक एक लोगों के पास गया और हाथ जोड़ जोड़ के मांगा, ये बोल बोल के मांगा कि जो अब तक के मैंने बच्चों को पढ़ाया, जो अब तक के मैंने कैंप्स लगवाए, जो अब तक के मैंने काम किया है लोगों के बीच में रहकर, वो बल्कि मैंने नहीं बल्कि अतीक सर के कहने पर मैंने किया। ये सारी चीज़ें कहकर मैं अतीक सर के लिए वोट मांगता रहा। अतीक सर के साथ में मैं माइक में चिल्ला चिल्ला के वोट मांगता रहा। मैं ये भी बता दूं, शायद ये वर्ड, ये बातें मेरी पूरी गवंडी सुन रही हो, कि एट द एंड लास्ट डे इलेक्शन के अतीक सर को टिकट नहीं मिला था MIM का। राइट। मैं साथ में नॉमिनेशन हॉल के अंदर था अतीक सर के, मैं इतना करीब था बिल्कुल कि नॉमिनेशन हॉल के अंदर था। सर इंडिपेंडेंट का फॉर्म भर दिए थे। राइट। जब हमें मालूम पड़ा 3 बजे गेट बंद हो गया था नॉमिनेशन हॉल का, हमें मालूम पड़ा कि हैदराबाद से B फॉर्म आ गया है। तो उस फॉर्म को लेने के लिए गेट के बाहर जाना था, मगर गेट बंद हो गया था क्योंकि चारों तरफ पुलिस वाले खड़े रहते और नॉमिनेशन हॉल के अंदर नहीं कोई आ सकता, ना कोई जा सकता। और भी लोग बैठे थे, कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट्स नहीं आए थे तो उनका कैंसिल हो गया था नॉमिनेशन। एक वकील थे बाजू में बैठे थे, उनका कैंसिल हो गया था। मगर अतीक सर, यही दिल में एक जज्बा था कि नहीं, ये लड़ना चाहिए और MIM लड़ना चाहिए गवंडी से। मैं दरवाजे के पास जाके तेज से हाथों को मारने लगा दरवाजे पे, इवन बहुत तेज दरवाजे को खटखटाने लगा, किल्ली
खोलने लगा फटाफट, ताकि कुछ भी हो जाए वो बी फॉर्म हाथ में आ जाना चाहिए। राइट। मैंने दरवाज़ा खोला, हाथ से मेरे खून निकल रहा था, मैंने अतीक सर को दिखाया भी, सर खून निकल रहा है लेकिन मसला नहीं है, ये फॉर्म मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ। राइट। सबकी नज़र मेरे पे थी। वो फॉर्म मैंने पकड़ा इरफान भाई के हाथ से, और पुलिस वाले मुझे ही देख रहे थे, तो एक अच्छे इंसान थे, कोई वो भी ऑफिसर थे, तो उन्होंने इशारा किया कि बैठो अपनी जगह पे। वो हाथ में जाके मैंने अतीक सर के दिया, हाथ से मेरे खून भी निकल रहे थे। लोगों ने सिर्फ पसीने बहाए होंगे, मैं कहता हूँ कि हमने खून बहाया उनके क्या लिए। बात है। तो बी फॉर्म उनके हाथ में दिया तो एक जान में जान आई उनके, और फिर वो एमआईएम का फॉर्म भरे। ये सारी कुर्बानियाँ हमने उनके लिए दिया। ये उम्मीद ये थी कि नगर सेवक का इलेक्शन लड़ूंगा मैं एमआईएम से, और आज भी उम्मीद है मुझे कि एमआईएम से ही मैं लड़ूँ नगर सेवक के इलेक्शन। मगर एंडिंग में ऐसा हुआ कि जब ये मालूम पड़ा कि वार्ड 134 से 9,10,000 वोट आया, तो लोगों के बर्ताव मुझसे बदलने लगे। जो मीटिंग्स में पहला कॉल मुझे आता था, कॉल नहीं आने लगे। धीरे धीरे मुझे बैनर से लेकर, स्टेज से लेकर, हर एक चीज़ों से, इवन ग्रुप से मुझे हटाने लगे। तो टोटली मैं इग्नोर देखता रहा। मुझे इलेक्शन के बाद मुझे वाइस प्रेसिडेंट का मुझे डिक्लेयर भी किया गया। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने पोस्ट पे भी डाला कि मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैंने जब वो सर्टिफिकेट मांगने गया, कि वाइस प्रेसिडेंट का जो सर्टिफिकेट लेटर रहता है, राइट लेटर, वो मांगने गया, तो वहाँ के तालुका अध्यक्ष ने कहा कि तुम पार्टी में हो। कौन था तालुका अध्यक्ष? इरफान भाई। इरफान भाई ने कहा कि तुम पार्टी में हो। बोला हाँ भाई मैं तो पार्टी में हूँ। तो बोलते मुझे नहीं लगता तुम पार्टी में हो, पहले तुम पार्टी में हो फिर तालुका वाइस प्रेसिडेंट बनो। मतलब वोट मांगने के टाइम पे आपको तब नहीं दिखा था? तब नहीं दिखा था उनको। तो शायद ये बात की गवाह अवाम, पूरी वार्ड 134 की अवाम है, और इसका जवाब इंशाल्लाह वही अवाम देगी कि कितना मेहनत हमने किया है पार्टी के लिए, कैंडिडेट के लिए। अतीक सर हमारे रफ़ीक नगर में भी आए थे, और रफ़ीक नगर की आवाम खड़ी थी। उन सभी के बीच में उन्होंने अनाउंस किया कि अगर मैं यहाँ से सबसे ज़्यादा वोट अगर मुझे मिले हैं तो वो ये हैं, ये हैं, ये है। मैं वहीं खड़ा रहा, एक बार भी नाम उन्होंने नहीं लिया। लोगों ने मुझसे पूछा तो मैंने क्या जवाब दूँ, मुझे कोई रीज़न नहीं था कि आखिर मामला क्या है। लेकिन आखिरी में मुझे मालूम पड़ा कि पूरा मामला 9,10,000 वोट है, उनके फिक्स जो सीट है वो है। तो ठीक है। आपको कहाँ लगता है कि मतलब क्या ऐसी चीज़ हुई जिसकी वजह से आपको इग्नोर किया गया पार्टी से? 9,10,000 वोट, ये क्या मामला है 9,10,000 वोट का? वो 9,10,000 वोट जो श्योरिटी दे दिया कि यहाँ से एमआईएम जीत रही है। राइट। तो मैं ठहरा गरीब घर का बच्चा, मैं ठहरा एक कमज़ोर बंदा जो पब्लिक के बीच में रहता है, गरीब इलाके से ही बिलोंग करता हूँ मैं कोई अलग अलग वार्डों से आके अपने दूसरे एरिया में काम करने वाला बंदा भी नहीं। ऐसा है कि सच्चाई अगर बताऊँ तो वो 9,10,000 वोट वो किसी और भी कैंडिडेट को ईजीली तरीके से जिता सकती है। तो मुझे क्यों? शायद मैं उतनी ताकत नहीं दिखा पाया, या शायद कुछ और रीज़न होगा, मुझे नहीं मालूम, बस यही वजह है। तो मतलब आने वाले कॉर्पोरेटर इलेक्शन में आप एमआईएम से नहीं लड़ रहे हैं? मैं पूरी उम्मीद करता हूँ मुझे एमआईएम टिकट दे, ताकि बेहतर से बेहतर मैं रिजल्ट दे सकूँ एमआईएम को। लेकिन अगर एमआईएम ने टिकट नहीं दिया तो आवाम की मैं उम्मीद नहीं तोड़ सकता हूँ, क्योंकि आवाम ने मुझ पर उम्मीद लगा के बैठे। मेरे बच्चे, क्लास के बच्चे मुझ पर उम्मीद लगा के बैठे कि मैं जीत के आऊँगा तो उनका जो एजुकेशन का लेवल है और बेहतर से बेहतर बनाऊँगा। तो ये सारे उम्मीद मैं किसी एक पार्टी के लिए नहीं तोड़ूंगा, मैं लड़ूंगा इंडिपेंडेंट इलेक्शन। ओके, तो एमआईएम ऑप्शन नहीं है तो हमारे पास इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का ऑप्शन भी है। सईद भाई, हमने ये भी सुना था कि बीच में आपने कहीं शायद कहा कि एमआईएम कॉर्पोरेटर इलेक्शन के लिए 10 से 15 लाख रुपया भी मांग रही है अगर उनको टिकट चाहिए, जिसको भी टिकट चाहिए। तो क्या ये बात मतलब सही है? बिल्कुल सही है। मैं उन पर एलिगेशन नहीं डालता कि वो 15-20 लाख मांगते हैं। आज से एमएलए इलेक्शन से पहले भी जब मैंने अपनी टिकट की बात किया था कुछ जिम्मेदारों से, तो उन्होंने कहा था कि 20-30 लाख रुपया तो आपके पास होना चाहिए, ताकि आप पार्टी को भी फंड करो और कम्युनिटी में भी लगा सको पैसा। तो उसके हिसाब से मैंने कहा था कि एमआईएम का कहना है कि भाई 15-20 लाख रुपया तो लेके चलो। लेकिन असदुद्दीन अवैसी तो कहते हैं कि हम 1 रुपया भी नहीं लेते हैं, जो कैंडिडेट सलाहियत रखता है उनको लोग पैसे, आवाम पैसे लगाती है। जिस तरह से अतीक सर ने 1 रुपया भी नहीं लगाया है, उन पर आवाम ने पैसा लगाया है। तो आवाम ने तो पैसा लगाया अतीक सर के लिए। अतीक सर का टिकट कोई कंफर्म नहीं था। असद साहब और
अबू हासिम साहब में जो अलायंस हुआ था कि भाई आप यहाँ से मत खड़ा करो, हम वहाँ से नहीं खड़ा करेंगे, मगर एंडिंग में अबू हासिम साहब ने खड़ा कर दिया अपना कैंडिडेट। राइट। तो उन्हें मजबूरन अपना कैंडिडेट देना पड़ा। उन्हें कोई शौक या कोई ख्वाहिश नहीं थी कि कोई गरीब घर का बच्चा गोंडी से लड़े। मतलब ऐसा था कि अगर अबू हासिम आजमी वहाँ से कैंडिडेट खड़ा नहीं करते हैदराबाद से, तो अतीक सर यहाँ से खड़े नहीं होते, किसी कीमत पे खड़े नहीं होते। और अतीक सर के साथ मैं था, हमने इंडिपेंडेंट का फॉर्म भर दिया था उस दिन। आपके लिए गोवंडी के लिए बदलाव का मतलब क्या है? बदलाव का मतलब एक बेहतर, गोवंडी की हर एक महिलाएं, हर एक बच्चियां वहाँ सुरक्षित रहे। वहाँ का जो यूथ है वो ना कि नशे की तरफ बल्कि एजुकेशन की तरफ, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट की तरफ, ये सारी चीज़ों की तरफ दौड़े। वहाँ के जो एजुकेशन है वो बेहतर से बेहतर हो। वहाँ का जो खेल का जो सिस्टम है, जहाँ पे हर एक कोने कोने में से जो जगह भी थी हर जगह कैप्चर कर लिया गया। रिसेंट एक ग्राउंड के लिए लड़ रहा हूँ, अल्लाह ने चाहा कि मैं कामयाब हो जाऊँ तो वहाँ से बेहतर हम प्लान कर सकें कि वहाँ की आवाम के बच्चे जो हैं वहाँ पे आके खेलें। बच्चों को मेरे बच्चों को जाना पड़ता है 2.5 किलोमीटर दूर। राइट। खेलने के लिए उनको रोड क्रॉस करना पड़ता है। बीच में सिग्नल्स वगैरह आते हैं, एक्सीडेंट्स का डर रहता है। कितने ऐसे बच्चे जो रोड पर खेलते हैं उनका एक्सीडेंट हो जाता है। रिसेंट आज ये बताओ कि कुछ महीने पहले एक बच्चा बस के नीचे दब के ख़त्म हो गया। कुछ एक ऐसी बच्ची थी जो फुटबॉल को पैर ही मार रही थी और उसको बस ने उसको ठोका और सीधा कोने में गिरी। ये सारे हादसे हो रहे हैं, ग्राउंड नहीं है इसलिए। तो मेरे भी बच्चे 2.5 किलोमीटर दूर, हालांकि वो नेशनल्स के लिए सेलेक्ट हुए, मगर उनके लिए ग्राउंड का कोई सुविधा नहीं। एक छोटा सा ग्राउंड दिखा है, वो बचाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। उम्मीद है उसको बचा लूँगा। मैं ये भी उम्मीद है कि अबू हासिम आज़मी साहब ध्यान देंगे उस ग्राउंड पर कि उसको सेफ की हेल्प करेंगे। जी, मेरी हेल्प करेंगे। तो सईद भाई, हमें ये भी पूछना है कि 134 से जो है वो आई थिंक वुमेन के लिए वो सीट है, अवेलेबल है, तो आपने शादी की है इलेक्शन लड़ने के लिए या कोई और रीज़न है? मेरे अम्मी की सेवा, मेरे अम्मी का मैं सबसे बड़ा बेटा हूँ। तो मेरे अम्मी की ज़िद थी कि शादी करो, आप शादी करो। काफ़ी टाइम से मुझे ज़िद कर रहे थे। तो अम्मी की सहेली थी, तो उन्होंने उनसे बात किया, तो उनकी बेटी थी जिससे रिश्ता फिक्स हुआ। और हम बहुत पहले से दोस्त भी थे, हम साथ में क्लास पढ़ चुके हैं। और किसकी क्लास में? अतीक सर की क्लास में पढ़ चुके जी। तो हम दोस्त भी थे। बहरहाल मुझे कोई एतराज़ नहीं था, अम्मी ने सेलेक्ट किया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो मैंने शादी किया 6 महीने पहले, और अल्लाह का शुक्र है कहीं ना कहीं अल्लाह भी डायरेक्शन दे रहा है कि ठीक है अच्छा है। तो अभी आप जो कॉर्पोरेटर इलेक्शन लड़ने वाले हैं, तो आपका मैनिफेस्टो क्या है? मैंने तो अभी बात ही में बता दिया कि बेहतर से बेहतर एजुकेशन, अच्छे से अच्छा ग्राउंड होना चाहिए वहाँ पे, ताकि बच्चों को बाहर ना जाना पड़े, मोहताज ना होना पड़े दूसरे लोगों का। मैं खुद भी जाता हूँ ग्राउंड पे अलग अलग, मैं बता दूँ। तो लोग जब खेलते रहते तो वो बहुत झिड़की देते हैं, गालियाँ तक देते हैं, इधर नहीं खेलने का, चल कोने में जा, ये वो, इधर से आ जाते, उधर से आ जाते, ऐसे गालियाँ देकर लोग बच्चों से बात करते। सईद भाई, रफ़ी नगर का सबसे बड़ा जो समस्या है, प्रॉब्लम है, कोई 3 समस्या क्या है सबसे बड़ा? सबसे बड़ा 3 समस्या सबसे बड़ा समस्या ये है कि अनअवेयर लोग, टोटली अनअवेयर है। उन्हें कुछ भी नहीं मालूम गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या है, उन्हें मालूम ही नहीं कि ओल्ड एज पेंशन, विधवा पेंशन या अपंग पेंशन, उन्हें कुछ भी नहीं मालूम। बहुत अनअवेयर लोग। सेकंड, नशा, ये बहुत तहलका मचा हुआ है गोवंडी में, तो ये भी सबसे बड़ा मुद्दा है गोवंडी का, नशा। और जो थर्ड थिंग है वो एजुकेशन और गार्डन बताऊंगा मैं। आपने 3 ही बताया, मैंने एक ही में 2 बताया। एजुकेशन और गार्डन का एक सबसे बड़ा। तो जो हमारे पिछले नगर सेवक या नगर सेविका थी, उनका सबसे बड़ा फेलियर क्या है? कि सबसे बड़ा फेलियर ये है कि वो कनेक्ट ही नहीं हो पाए लोगों से। उन्हें मालूम ही नहीं कि बाबा नगर या रफ़ीक नगर की कौन सी गली में क्या है। उन्हें मालूम ही नहीं कि कहाँ से कौन सा मस्जिद आता है, कहाँ से क्या आता है। उन्हें सिर्फ इतना मालूम है कि अगर कोई एक्टिविस्ट उनके ऑफिस के पास जाके अगर ये चिल्ला रहा है कि हमारे गटर, हमारे नाले, हमारे रोड बनना चाहिए, तो उन्हें सिर्फ इतना मालूम है कि उन्हें मारना कैसा है। राइट। उन्हें घसीट के उनके कपड़े कैसे फाड़ना उन्हें मालूम है। उन्हें ये भी मालूम है कि उन्हें उनके खुद के कार्यकर्ता जो उनके ग्रुप में है, उनके पार्टी में है, उन्हें ये भी नहीं याद है कि वो हमारा कार्यकर्ता है, हमारी पार्टी क्या है, उसे घसीट के मारना। उन्हें ये सारी चीज़ें आती है, मगर ये नहीं आती है कि लोगों के बीच में कैसे जाना है, लोगों की समस्याओं को कैसे हल करना है। कौन था पिछला नगर सेवक यहाँ का? वार्ड 134 का। 134 का।
ज़माना ये जानता है कि फहद आज़मी साहब नगर सेवक है, हाँ। लेकिन रियलिटी ये है कि सायरा सायरा खान जो है वो नगर सेविका है। उनकी वाइफ है जी। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर नगर को चेंज करना है तो सेवक जो है वो नगर का ही होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन आई थिंक फहद आज़मी या सायरा खान जो है वहाँ नहीं रहते हैं, वो दूसरे वार्ड से वो आते हैं। कहीं और से आते हैं और वो यहाँ इलेक्शन लड़ते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि रफ़ी नगर की जो आवाम है, जनता है, क्या उनके पास इतना सेंस नहीं है कि जो हमें लीड करे, जो हमारे रफ़ी नगर को और डेवलप करे, एजुकेशन को अच्छा करे, वो रफ़ी नगर का ही बंदा हो या रफ़ी नगर का ही नगर सेवक होना चाहिए? भोली भाली आवाम है, उन्हें अगर आप जाके कह दो कि आपका झोपड़ा 3 दिन के बाद टूटने वाला है हाँ। और मुझे वोट नहीं दोगे तो मैं तुड़वा दूंगा, वो इतनी भोली है कि वो चुपचाप आपको वोट दे देगी। ये ना जाने कि आप कौन हो, कहाँ से हो, क्या करते हो, नहीं पूछेगी वो सवाल, चुपचाप आपको वोट दे देगी, क्योंकि उन्हें अपना ज़मीन बचाना है, उनका अपना छत बचाना रहता है। उनके मासूमियत के साथ खेला जाता है। राइट, उनको कोई लोग एलिगेशन डालते हैं, रफ़ीक नगर के लोग, वार्ड 134 के लोग पैसे लेकर अपने वोट को बेच देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। वो मासूम है लोग हैं, वो उनको आप डरा दोगे वो डर जाएंगे। आप बोलोगे कि ये प्रॉब्लम ऐसा होने वाला है तो वो चुपचाप घरों को छोड़कर बाहर सही निकल भाई, जाते आपने कहा तो मुझे याद आया कि जो अभी असेंबली इलेक्शन हुआ था, तो क्या ये बात सच है कि जनता को ये कहकर डराया गया कि अगर अबू आसिम आज़मी या समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया तो आपका घर तोड़ दिया हैं। जाएगा? रफ़ीक नगर तोड़ा जाएगा। सही बात है। सही बात है, ये सही बात है, ये बिल्कुल 101% आपने सही कहा। वहाँ पे ऐसा फैला दिया गया था कि अगर आपने अबू हासिम साहब आज़मी को वोट नहीं दिया या फिर उन्हें जिता के नहीं लाए तो ये पूरा इलाका टूट जाएगा बाबा नगर राइट, रफ़ीक राइट। नगर। तो लोग कहीं ना कहीं ये सोचकर वोट दिए उन्हें। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की भी गलती है कि 14 फीट, अगर सरकार ने कहा है 14 फीट ही आपका घर बनाया जा सकता है, तो लोगों ने, मैंने देखा है कि 2, 3, 4 माला, 5 माला तक बना के रखा हुआ है। तो कैसे किया जाए? लाइक एक फैमिली, एक जनरेशन अगर है, उनके पास 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे की शादियाँ होगी, वो कहाँ रहेंगे? वो उन्हें तो करना ही पड़ेगा। वो उन्हें लोन लेकर, उन्हें ब्याज पे पैसा लेकर, उन्हें कहीं से इंतजाम कर कर तो उन्हें अपना घर बनाना पड़ता है। और वहाँ पर मेरे ख्याल से जब जनता उनको वोट देती है तो जनता के लिए उनको खड़ा होना चाहिए, लेकिन वो खड़े नहीं होते हैं। आज हज़ारों लोग बेघर हो गए हैं मुमरा में। तो मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी अगर गोवंडी से हट जाती है, समाजवादी पार्टी का सत्ता हटता है, तो मुमरा जैसा हाल गोवंडी का भी हो सकता है कि जितने घर हैं 14 फीट से ऊपर सब तोड़े जाएं। तो कहीं ना कहीं गोवंडी के अवाम को समाजवादी पार्टी से बेनिफिट भी है, फायदा भी है शायद। इसीलिए वो बार बार समाजवादी पार्टी को सत्ते में लेकर आ रही है शायद। लेकिन वो 42,000 वोटर्स, उन्हें डर नहीं था क्या? उनके भी तो घर होंगे 14 फीट के ऊपर ऊपर, उन्होंने क्यों 42,000 वोट दिया? ये सारी सोचने की बात है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग वोट दे सकते हैं, अलग अलग नुमाइंदा चुन सकते हैं, अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं, उनके लिए जो बेहतर हक में उनके फैसला करने वाला चुन सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं वो बहक जाते हैं आखिरी में। लेकिन जो अभी घर बनता है सईद भाई, उसमें जो कट होता है, अगर हम आम जबान में बात करें तो जो कट होता है वो जाता है एमएलए और कॉर्पोरेटर्स को। एब्सोल्युटली जाता है। कॉर्पोरेटर्स के लोग आके खड़े होते हैं और ये कहते हैं बड़े प्यार से कि औरों से तो उतना, तुम अपने हो इसलिए इतना। अच्छा। और अच्छी बात, बड़ी बात तो ये है कि फिर कुछ ऐसे लोग आते हैं जो चश्मे वगैरह पहन के आते हैं और एक आईडी लग के न्यूज़ लिखा हुआ रहता है उसमें, राइट। वो भी आते हैं। तो वो भी यही कहते हैं भैया दुनिया से तो मैं इतना लिया हूँ, मगर तुम अपने दिख रहे हो इसलिए इतना दे दो। उसके बाद ईद को देने के बाद फिर बीएमसी के लोग आते हैं और ऊपर से नीचे तक देखते हैं, वो इशारा करेंगे कि अभी तक आपने किया नहीं, मगर ज़माना इतना देता है, आप भी इतना दे दो। इतना करके वो लोग बेचारे कितने परेशानियों से, कहाँ से कितना इंतज़ाम कहाँ से करके लाते हैं, और एक हिस्सा उनके लिए देना पड़ता है। राइट। और आखिरी में ऐसा होता है, अगर आपने कमी कर दिया कुछ सी चीज़ में देने से, तो फिर एलिगेशन मारा जाएगा आपके घर में, आपका घर तोड़ा जाएगा। तो जब आप ये सारी आवाज़ उठा रहे हैं अपने सोशल मीडिया के थ्रू, आवाम के लिए, अपोजिशन के ख़िलाफ़ बोलते हैं, अगेंस्ट बोलते हैं, तो आपको कभी कोई धमकी वगैरह मिलती है अपोजिशन से? अभी पहले मिलती थी, आदत हो गई थी। पहले डर लगता था, जब धमकियाँ मिलती थी तो बड़ा डर लगता था कि अब क्या होगा, जब मैं घर से निकलूँगा तो अचानक से कुछ लोग आएंगे और मार देंगे। अब आदत हो गई है। कब आएंगे मालूम नहीं, कब मारेंगे मालूम नहीं, मगर ऐसे जी के भी मतलब नहीं है। ऐसे गूंगे रहकर, बहरे रहकर चुपचाप आओ जाओ काम करो, जो चल रहा है चलने दो, नहीं मतलब है। और मैं बता रहा हूँ, मैं क्रांतिकारी बंदा हूँ। मुझे जहाँ गलत लगेगा मैं बिंदास बोलूँगा,
चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर वो गलत कर रहा है तो फिर पूरी ताकत रखता हूँ मैं उसे गलत बोलने में। क्या बात है, मतलब एक ही तो जान है, या वो सोशल सर्विस में चला जाए या वो या खुदा ले ले। या करेक्ट। तो लेकिन अभी हमने देखा कि आपने प्लेग्राउंड के लिए आवाज़ उठाया है। आपने कहा कि हम जितनी भी जनता है रफ़ीनगर की, उनकी सिग्नेचर लेकर भी हम अबू आसिम आज़मी हमारे एमएलए तक लेकर जाएंगे उस बात को, और एमपी संजय दीना पाटिल तक लेकर जाएंगे। तो आप जब ऐसी चीज़ों पर आवाज़ उठाते हैं तो क्या इस पर प्रॉपर एक्शन लिया जाता है? नहीं लिया जाता है, हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। शायद इसलिए नहीं कि हमारी कोई वजूद नहीं है इलाके में, लेकिन एक रहीवासी होने के नाते, इस देश का एक नागरिक होने के नाते पूरा हक बनता है मैं अपनी बात रखने, कि मैं अपनी बात रखूं लोगों के बीच में, रिप्रेजेंटेटिव को। मगर ज़्यादातर 100 में से 80% बात की टोटली इग्नोर किया जाता है, चाहे वो बीएमसी हो या फिर नगर सेवक हो या एमएलए हो, टोटली इग्नोर किया जाता है। और हमने बीच में देखा था कि आप काफ़ी, जो आपके दोस्त अहबाब हैं उनमें से आप केडी के साथ ज़्यादा नज़र आते थे, लेकिन आजकल नहीं दिख रहे हैं, क्यों? मैं नहीं नज़र आ रहा हूँ, असल में उनका अपना अपना चॉइस है। हाँ हाँ। उनको मुझसे मेरी बातचीत होती है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त है वो। उनका कहना है कि मैं उनके कोई दोस्त है, बड़े अच्छे रिलेटिव जैसे हैं, और वो समाजवादी में है। तो उनका कहना है कि मैं बस उन्हीं के वजह से समाजवादी में हूँ, और बाकी कोई वजह नहीं है समाजवादी में जाने की। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मुझे बहुत सपोर्ट भी करते हैं। क्या बात है। और सईद भाई, आपको भी पता है ये बात, और हमें क्या पूरे हिंदुस्तान को पता है कि गोवंडी रफ़ीनगर की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है 39 to 40 है अराउंड कुछ। करेक्ट। तो ये पूरे हिंदुस्तान का आई थिंक मतलब आधा है, 50% है या 40% है, पौना है। पौना है। तो उसके बाद भी लोग वहाँ रहते हैं, और जो समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं उसके बाद भी वहाँ पर सैनिटेशन नहीं है, क्लीननेस नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है सही से, एजुकेशन प्रॉपर नहीं है, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को कैसे झेल रहे हैं रफ़ीनगर के लोग? आप वो स्टोरी सुने हैं आप, एक जब आप मार्केट जाते हो तो आपको मुर्गी के कुछ दरबे दिखते होंगे मार्केट में, जो सब चुपचाप कोने में बैठे रहते हैं। वही हालत है मेरे इलाके की। जब मुर्गी काटने के लिए एक हाथ डालता जब उस दरबे में, और जिस मुर्गी की गर्दन हाथ में आती वही कॉक 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 करना शुरू कर देता है। बाकी सब चुप रहते हैं। बाकी सबको ये लगता है कि वो उसकी प्रॉब्लम है, वो मरे जा रहा है, उसका प्रॉब्लम है, हम तो सेफ हैं। मगर उन्हें नहीं मालूम कि वो सबकी बारी आने वाली। तो वैसे रफ़ीक नगर की हालत है, अकेले मैं फेस कर रहा हूँ, अकेले लड़ रहा हूँ। बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, हमारा क्या प्रॉब्लम है, हम तो ठीक है, हमारा चल रहा है। मगर ये है कि कहीं ना कहीं आप भी पीछे जाओगे, आप नहीं तो आपकी औलादें पीछे जाएगी अगर ऐसे ही चलता रहा तो। आपने के क्रिएट को बताया था उस टाइम पे कि जितनी आसानी से नशा मिल जाता है उतनी आसानी से पानी नहीं मिलता है यहाँ पर रफ़ीनगर के अंदर। तो नशा एक्चुअली आ कहाँ से रहा है, मतलब रफ़ीनगर के अंदर इंपोर्ट कहाँ से हो रहा है? ये नहीं बता सकता हूँ मैं, क्योंकि मुझे उतना जानकारी नहीं है कि कहाँ से आ रहा है। मगर कुछ जिम्मेदार ही है जो इसे इंपोर्ट कर रहे हैं। बहरहाल क्यों नहीं पुलिस इन पर एक्शन ले रही है, क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? पुलिस हमेशा ये कहती है कि आप हमें घर बताओ जाकर, जो नशा बेचता है, जो नशा करता है, हम उस पर एक्शन लेंगे। पुलिस कौन सा एरिया है, उस एरिया में कौन सी गली में कौन से घर के बाथरूम बन रहा है उन्हें मालूम पड़ जाता है। और वो पहुंच जाते हैं वहां पर कि ये कैसे हो रहा है। एकदम सही। तो आपको ये क्यों नहीं मालूम पड़ता कि नशा कौन बेच रहा है? आज कोई बता दे नशा ये बेच रहा है। एक बच्ची ने बताया था आज से 1-1.5 साल पहले कि नशा ये घर बेचा जा रहा है। पुलिस आई, उसे पकड़ी, फिर उसके दूसरे दिन छोड़ दी उसे। तो बाद में उस बच्ची का क्या, उसकी सेफ्टी का सवाल जो पैदा होगा उसको लेकर फिर क्या होगा, वो पुलिस क्या एक्शन लेगी? कुछ भी नहीं। ये सिर्फ एक नाम का एक वो बन गया है। जब तक पुलिस एक्शन न ले, प्रशासन एक्शन न ले, तब तक नशा नहीं जाने वाला। जैसे कोरोना आया था, ये बोल दिए थे कि आपको लगाना है मास्क, चाहे कितना भी आप हिम्मत करके घूमो, आपको डंडा तो पड़ेगा। और जब आपको डंडा पड़ना शुरू हुआ, आप मास्क लगाना शुरू कर दिए। लेकिन जो पुलिस प्रशासन है वो तो कह रही है कि हम काम कर रहे हैं नशा ख़त्म करने का। और अगर आप देखेंगे अबू आसिम आज़मी का स्टेटमेंट, तो वो कह रहे हैं कि नशा तकरीबन ख़त्म हो गया है गोवंडी से। शायद अबू आसिम आज़मी साहब रफ़ीक नगर में नहीं घूम रहे थे वो, या फिर वो पद्मा नगर, इंदिरा नगर, निरंकारी, संजय नगर में नहीं घूम रहे, तो उन्हें नहीं मालूम है कि नशा
बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है कि नहीं हो रहा है, बहुत हो रहा है नशा। वो अगर करीब से देखेंगे तो उन्हें एहसास होगा कि हाँ कितने झूझ रहे हैं लोग नशे में। कितने साल के बच्चे तकरीबन, मिनिमम कितने साल के बच्चे स्टार्ट कर देते हैं नशा वहाँ रफ़ीनगर साइड में? 9, 10, 11 साल। और किस तरह का नशा होता है वो? सुल्ली कहते हैं वो। जब एक बार पीते हैं तो उन नहीं कंट्रोल में रहते, फिर वो कुछ क्या करते हैं उन्हें नहीं मालूम। एक मेडिसिन होती है जो प्रेग्नेंट वोमेंस यूज़ करती है अपने दर्द को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। वो एक साथ 4-5 खा लेते वो, और फिर वो अलग वे में चले जाते, फिर वो नहीं होते अपने आप में। तो वहाँ इतना ज़्यादा नशा कहीं इसलिए तो नहीं है क्योंकि एजुकेशन की कमी है, या फिर वहाँ बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, गरीबी है, या फिर वहाँ के जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर अपने पेरेंट्स से तालीम तरबियत वगैरह नहीं मिल पा रही है? कौन सी माँ बाप चाहती है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के कुछ बड़ा हासिल ना करे? राइट राइट राइट। रफ़ीक नगर के माँ बाप खासकर जो हर दिन कुआं खोदते हैं, पानी पीते हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि मेरी औलाद भी कुआं खोदे और पानी पिए। वो हमेशा चाहेंगे कि मेरी औलाद बेहतर से बेहतर बने और अच्छे से अच्छा एजुकेशन हासिल करे। मैं ये बता दूं कि अबू हासिम आज़मी साहब के कार्यकाल में अभी भी करंट जो एमएलए हैं, अब तक कि उन्होंने रफ़ीक नगर के लिए, या फिर मैं बोलूँ वार्ड 134 के लिए 10वीं तक स्कूल नहीं, म्यूनसिपल स्कूल नहीं बना पाए। राइट राइट राइट। बच्चियाँ 7वीं 8वीं तक पढ़ती हैं, बच्चे 7वीं 8वीं तक पढ़ते हैं, उसके बाद या तो स्कूल उन्हें छोड़ देना पड़ता है या फिर उन्हें प्राइवेट में जाना पड़ता है, जो कि 9वीं तक पहुँचते पहुँचते 10वीं तक पहुँचते फिर अपने घर पे वो सिलाई मशीन चालू कर देते काम, गारा माटी का काम अब्बा के साथ में काम करना शुरू कर देते, और छोटी बच्चियों की जल्दी शादी हो जाती। तो सईद भाई पिछले 4 टर्म से अबू हासिम आज़मी एमएलए हैं गोवंडी के अंदर, लेकिन फिर भी वो मतलब आप बोल रहे हैं कि जूनियर कॉलेज, डिग्री लेवल जूनियर कॉलेज कुछ भी नहीं दे पा रहा है। क्या रफ़ीनगर या फिर गोवंडी की जनता या सवाल नहीं करती है? सवाल करती है, हमेशा करती है, और शायद से आने वाले 20-50 साल तक भी करेगी सवाल। मैंने भी सवाल किया, हमें मालूम पड़ा कि उनका कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है। जब मैंने देखा तो छोटा सा एक, इतना बड़ा कॉलेज है कि बड़े बड़े कॉलेज के जो जितने बड़े बड़े बाथरूम होते हैं उससे भी छोटे उनके कॉलेज है। तो क्या बच्चा पढ़ेगा और क्या क्या हासिल करेगा नहीं मालूम। तो उनका यही कहना है कि हमारे पास डिग्री कॉलेज है, सारी चीज़ें हैं। कौन सी डिग्री कॉलेज? जो अभी वो जो नियाज अहमद मेडिकल के पास वही है, जगह जहाँ तो पर वो तो चालू होते साथ ही बंद हो गई, वो तो पता भी नहीं चला कि कब चालू हुआ और कब बंद हो गया। वही चीज़ है, वो 20 साल बताएंगे आने वाले भी, हमारे पास डिग्री हमारे कॉलेज पास डिग्री कॉलेज है। और अगर आप वहाँ पे देखेंगे ना, जो नियाज अहमद वो जो हॉस्पिटल या मेडिकल है, वहाँ पर आप देखेंगे तो पूरा पार्किंग लॉट बना हुआ है, मतलब गाड़ी खड़ी हुई है, पीछे साइड में पूरी गाड़ी खड़ी हुई है, सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि वो बेसिकली वो जगह पार्किंग लॉट के लिए रखा गया है। अब वो गाड़ी मेरे ख्याल से जो भी या उनके कार्यकर्ता हैं, एक्स कॉर्पोरेटर है, उनकी गाड़ी खड़ी है, किसकी गाड़ी खड़ी है पता नहीं, लेकिन वो खड़ी रहती है, वहाँ से हटाया नहीं जाता उसको। हाँ, वो एक्स कॉर्पोरेटर्स की गाड़ी है, वहाँ के जिम्मेदारों की गाड़ी है, तालुका अध्यक्ष साहब की गाड़ी है, ये सारे बड़े बड़े नाम हैं, इन सारे लोगों की गाड़ियाँ हैं। कोई गरीब की गाड़ी नहीं खड़ी हो सकती, वो अंदर भी नहीं जा सकती। राइट राइट राइट। आपको मालूम हॉल बना हुआ है? हॉल बना हुआ है। और जब हॉल बन रहा था तो हमें ये मालूम पड़ा था कि वो हॉल यहाँ के गरीबों के लिए है, कम से कम में पैसे में गरीब के घर की बच्चियों की शादी होगी, बच्चों की शादी होगी। आज उस हॉल की कीमत हो गई है 25,000, 26,000, 28,000, 30,000। बुक करना है आपको, बुक करना है। मैं ये क्वेश्चन पे आने वाला था कि वो जो हॉल है जो एमएलए बनाया है, एमएलए ने वो ज़मीन पर, तो क्या वो हॉल गरीब बच्चों के लिए, बच्ची शादियों के लिए वो हॉल फ्री ऑफ कॉस्ट है या उसके भी चार्जेस है? क्या लगता है आपको? गरीब से गरीब बच्चा भी रहे, वो एमएलए साहब का अगर पैर पकड़ के उसका बाप अगर रो रहा हो और ये कह रहा हो कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी बच्ची की शादी नहीं हो पाएगी अगर आप हॉल नहीं दोगे, तो भी वो कहेंगे कि कम से कम तुम्हारे लिए 19,000। लेकिन यार सईद भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अबू हासिम आज़मी के पास पैसों की कमी नहीं है, तो ये जो पैसे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, किसके जेब में जा रहे हैं? क्योंकि उनके पीछे तो बहुत सारे लोग हैं, ऐसा गयासुद्दीन चाचा हैं, हम चाचा बोलते हैं उनको, लेकिन फिर भी गयासुद्दीन चाचा ने हमारे लिए ये काम तक नहीं किया है कि गोवंडी की जो गरीब बच्ची है उनकी शादी किसी हॉल में हो जाए जो एमएलए ने बनाया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट में हो जाए। ठीक है, फिर उसके नीचे और भी आएंगे तो और बहुत सारे मतलब जंजीर हैं, उनके लोग हैं,
तो क्या ये पैसे वो लोग की जेब में जाते हैं? ये वही लोग बेहतर बता सकते हैं कि ये वो पैसे, हालांकि बदनाम तो अबू हासिम साहब आजमी राइट होंगे राइट राइट, क्योंकि हाँ। वो एमएलए उनके हैं। नाम से बहुत सारी चीजें बदनाम है, जैसे अभी उन्होंने मेडिकल कॉलेज खोला तो उसमें बहुत सारी धांधली हुई बच्चों के साथ, तो वो भी उनके नाम से बदनाम है। करेक्ट। अब वो अबू आसिम आजमी कह रहे हैं कि नहीं वो सब मैंने नहीं किया, लेकिन उनके नाम पर जो कर रहा है, किस में इतनी हिम्मत है कि उनके नाम पे वो स्कैम करेगा? क्योंकि आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अबू आसिम आजमी का नाम लेकर कहीं पे स्कैम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कौन है वो लोग जो उनके साथ उठते बैठते हैं? वही लोग हैं जनाब। घर में जब कोई मसला होता है तो बाहर के लोग आके सबसे पहला सवाल पूछते हैं राइट बेटे से, है ना? नहीं, पूछते हैं बाप से। जो जिम्मेदार होता है घर से, उससे पूछते हैं कि भाई क्या है, क्या मसला हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कोई भी अबू हासिम आजमी साहब पर टारगेट करेगा। हॉल का पैसा हो या मेडिकल का पैसा हो या फिर वो जो गाड़ियाँ लगती है, क्या कहेंगे उसे, पार्किंग, इसका पैसा हो या फिर गार्डन को बुक करने का पैसा हो या फिर और भी कितने पैसे हैं जो मुझे नहीं मालूम। ये सारे पैसे मुझे नहीं लगता है कि अबू हासिम आजमी साहब को मालूम पड़ता होगा यहाँ से ये सब हो रहा है, मगर बदनामी तो उन्हें झेलनी पड़ेगी जनाब, क्योंकि उन्होंने 54,000 वोट लाया है। बिल्कुल बिल्कुल। 54,000 लोग तो ये सवाल पूछने की ताकत रखते हैं, और आप सिर्फ 54,000 की नहीं बल्कि पूरे गवंडी के विधायक हो, तो आपको पूरा गवंडी पूछने का पूरी ताकत रखता है कि आप क्या हो रहा है सब। आपको लगता है कि अभी जिस तरह से असेंबली इलेक्शन लड़ा है अतीक सर ने अगेंस्ट अबू हासिम आजमी के, आने वाले नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन में ये बहुत मुश्किल हो जाएगा समाजवादी पार्टी के लिए कि वो अपनी सीट बचा पाए? शायद अगर ऐसे ही बने रहे, ऐसी ही ताकत से अगर एमआईएम टीम भिड़ी रही, तो शायद अबू हासिम आजमी साहब को अपना बोरिया बिस्तर लेकर वापस कुलाबा जाना पड़े। मगर ऐसा हो रहा है कि एमआईएम में भी फूट पैदे हो रहे। एक वार्ड से आप 8-8, 10-10 कैंडिडेट्स को जबान देकर रखे हो, आपको भी सबको प्लेटें बांटते फिरे और सबके प्लेटों में खाली खाना रखा हुआ है। कोई किसी में आपने बिरयानी रखा नहीं और एक ही प्लेट में आपको बिरयानी रखना है। वो जो 9 प्लेट के भूखे रहेंगे, आप उनसे उम्मीद रखते हो कि वो आपके पीछे घूमे, आपके साथ में घूमे, या आपके लिए नारेबाजी करे, आपके डंडे लेकर घूमे? पॉसिबल ही नहीं है। आप मत आश्वासन दो किसी को, आप साफ कहो कि मैं किसी को नहीं टिकट मिलती। आपने आश्वासन दिया लोगों को, इसलिए लोग अंदर ही अंदर से टूट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिट होगा समाजवादी को, और ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अंदर ही अंदर आप ये गौर किए हो कि जब एमआईएम के सदर साहब आते हैं तो बहुत बड़ा भीड़ आता है, बहुत बड़ा मॉब आता है उन्हें देखने के लिए, उनकी स्पीच सुनने के लिए। मगर जब वोट देने का टाइम आता है तो हमेशा वो लॉस ही क्यों खाते हैं? क्या भी ये सोचने की बात है, क्योंकि इनके जो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता नहीं, दलाल हैं असली में। ये दलाल हैं, ये जो चंद पैसों में जो अपने घर के लोगों को, अपने रिश्तेदार के लोगों को, अपने खास करीब दोस्तों को ये चुपचाप जाकर उनकी दलाली करते हैं, जिम्मेदारों के पास जाके मिला देते हैं कि ये बहुत बेहतर है। जो असली काम करने वाला, जो ज़मीन पर पिछले 7-8 सालों से काम करे, उनकी कोई वैल्यू नहीं गिनते वो लोग। गिनते किसकी? जो इनकी सुने, जो इनका चाटुकार हो, जो इनके लिए काम करे, जो इन्हें अपने गाड़ियों पर बैठा के घुमाए, इनकी ख्वाहिशें पूरी करे, इनके वो ढाबों पर लेके जाए, इनके प्रोग्राम में इनकी हेल्प, मतलब पूरा फाइनेंस करे। ज़्यादातर भाई साफ शब्दों में बता रहा हूँ, पूरा मामला पैसे का है। सईद भाई, अभी एमआईएम की बात चल रही है तो ये भी क्वेश्चन आता है कि बायकल्ला असेंबली इलेक्शन में बायकल्ला सीट से पिछली बार वारिस पठान थे, उन्होंने जीता था, लेकिन इस बार वो नहीं जीत पाए। उसका मेन रीज़न क्या हो सकता है? काम। मेन रीज़न फंड हो सकता है, फंड नहीं ला पाए, या फिर ज़्यादातर ये है कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने भी कोशिश किया उनसे बात में, बड़ा एटीट्यूड है उनके अंदर। हाँ, ऐसा लगता है कि उन्होंने काम नहीं किया। उन पे ज़्यादा एलिगेशन ये लगता है कि वारिस पठान ने बायकल्ला जो असेंबली है वहाँ से काम किया नहीं, इसलिए नेक्स्ट टाइम उनको वहाँ से जनता ने उतना वोट दिया ही नहीं। ठीक है, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि अगर अगले असेंबली इलेक्शन में अतीक सर को एमआईएम से टिकट मिलती है वापस, और वो वहाँ से जीत जाते हैं, गोवंडी असेंबली से, शिवाजी नगर मानकर असेंबली से जीत जाते हैं, तो क्या वो काम करेंगे गोवंडी के अंदर? क्योंकि हैदराबाद से ओवैसी साहब आके तो काम नहीं करेंगे, है ना? तो क्या अतीक सर काम करेंगे गोवंडी के लिए? ये मेरे लिए बहुत हार्ड है, मगर मैं ये बताऊं, वो अपने लेवल पर तो काम करेंगे। राइट। मगर ये भी बता देना चाहता हूँ, जो
अपनों के काम को नहीं समझे, जो अपनों के दर्द को ना समझे, जो दिल और जान से जो उनका सपोर्ट किया, उनके काम को नहीं समझे, वो मुझे नहीं लगता कि वो आवाम को समझ सकते, आवाम के काम को समझ सकती है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बल्कि उनके लेवल पे वो काम करेंगे शायद से। राइट राइट राइट, क्योंकि मतलब उनमें वो स्पिरिट है, देखा है कि काम करने की स्पिरिट है उनके अंदर, एक जज्बा है। लेकिन साथ ही साथ हमने बहुत सारे लोगों को ये भी देखा, अतीक सर से परेशान होते हुए भी देखा। बहुत सारे इश्यूज जब आए तो अतीक सर ने वहाँ पर स्टैंड नहीं लिया खड़े होकर, जबकि उनको पूरी उम्मीद थी कि कोई नहीं सुनेगा तो अतीक सर हमारे साथ रहेंगे। तो ऐसे कुछ मतलब अनसीन चीज़ें हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैंने सुनी है वो चीज़ें। और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जिस अभी हाल ही में 30 साल बेमिसाल मनाया गया वासिम आज़मी का अरे बहुत तो बेमिसाल था। आपको क्या लगता है कि वो 30 साल कितने बेमिसाल थे? हाँ, बच्चियों को नचाना, मैं तो कई सालों बाद देखा मैंने गोवंडी की बच्ची को नाचते हुए। बहरहाल मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि कम से कम उन्होंने ये तो सोचा कि गोवंडी में टैलेंट भी है। राइट। पिछले 20 सालों से उन्हें ये नहीं, उनकी आंखें नहीं खुली थी। हाँ हाँ, या उनके पास कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं था जो बता दे कि भैया गोवंडी में भी टैलेंट है। गोवंडी टैलेंट हुआ, राइट। यस, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलो लेट आँख खुली, लेकिन आँख तो खुली इनकी। उम्मीद है कि आगे भी ऐसी आंखें खुलती रहेगी, ऐसी एक्टिविटीज़ होते रहेगा उनका। आपको लगता नहीं है कि जो रईस शेख ने 2016-17 में किया था गोवंडी एडो फेस्ट, सेम उसका कॉपी किया है गोवंडी टैलेंट को, लेकिन जिस लेवल पे रईस शेख ने मतलब लेकर गए थे उस लेवल तक गोवंडी टैलेंट नहीं पहुंचा? नहीं, उस लेवल तक नहीं पहुंचा। राइट राइट, क्योंकि उस टाइम पे एक अलग ही हाहा मतलब कार हुआ था कि गोवंडी में जो एडो फेस्ट हो रहा है, जो चीज़ें थी बहुत ज़्यादा हाइप किया गया था। लेकिन अभी जो हुआ वो कैसा हुआ कि ये काम मैंने सईद को दे दिया है, ये काम मैंने इजहार को दे दिया है, ये काम मैंने वो उसको दे दिया, ये काम मैंने उसको, हर एनजीओ को अलग अलग काम दे दिया गया और वो समझ में भी नहीं आ रहा है कि कौन सा टैलेंट कहाँ पे हो रहा है, किधर हो रहा है, कैसे हो रहा है। मतलब जैसे गोवंडी के अंदर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं जिनको ये नहीं पता है कि मैं अगर इस चीज़ में बहुत अच्छा हूँ तो मुझे पार्टिसिपेट कैसे करना है, कहाँ पे करना है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता। जैसे 2-4 लोग मेरे पहचान में थे तो उन्होंने बोला कि जीशान सर मेहंदी कंपटीशन गोवंडी टैलेंट में कैसे लेना है पार्टिसिपेट, मुझे नहीं पता। तो अब मैं उनको कैसे बताऊँगा कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि अगर उन्होंने पहले से इश्तेहार दिया होता, प्रॉपर सारी चीज़ें की होती, तो स्टूडेंट को पता होता कि कैसे पार्टिसिपेट करना है। आने वाले दिनों में कम से कम तो 2 से 3 हफ्ते का उनको एडवर्टाइज करना चाहिए था लोगों के अंदर कि हम ऐसा करने वाले हैं, लेकिन वो सब अफरा तफरी के माहौल में हुआ हर चीज़। और हमने देखा है कि रफ़ीनगर के नाके पर एक बड़ा सा डिस्प्ले भी लगाया गया, 30 साल बेमिसाल गोवंडी टैलेंट, ये सब। लेकिन उसी के नीचे अगर आप देखेंगे तो पूरा कचरकुंडी, पूरा कचरा फैला हुआ है। अगर मैं आपके घर पर आऊँगा और आपके दरवाजे के सामने कचरा होगा तो ऑब्वियस बात है कि मतलब आपको तो बुरा लगना ही चाहिए, मुझे भी ख़राब लगेगा कि यार सईद भाई ने अपने घर का सामने का कचरा साफ़ नहीं किया है। तो जिस तरह से जो रफ़ीनगर की आवाम रहती है, जब उनके मेहमान आते होंगे रफ़ीनगर के लिए कि मतलब रफ़ीनगर जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो पूरा कचरा फैला हुआ है, तो उसका कोई हल क्यों नहीं निकल पा रहा है? उसका हल निकलने के लिए अबू हासिम आज़मी साहब को अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। वो जनाब को उतना वक्त नहीं है कि गोवंडी में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। गोवंडी का असली जो एमएलए है वो गयासुद्दीन साहब है। हाँ। वो दूर से देखेंगे क्या है, उन्होंने ही फैसला करेंगे कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अबू हासिम आज़मी साहब उतने बेहतर फैसले नहीं करते सारे मामलात को लेकर, क्योंकि उनके पास उतने वक्त ही नहीं रहते। और गोवंडी टैलेंट और जो हुआ अभी, और पिछले टाइम जो रईस शेख ने गोवंडी को जो टैलेंट का जो उन्होंने भी प्रोग्राम किया था, राइट। हाँ, तो मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने जहाँ तक देखा है कि अबू हासिम आज़मी साहब एक अच्छे लीडर हैं, राइट, मगर उनसे ज़्यादा अच्छा रईस शेख साहब हैं जो एमएलए हैं। हाँ, मेरे हिसाब से, क्योंकि उनका जो काम था वो बहुत अलग था, वो हार्ट टचिंग था, वो सच में लोगों को झंझोड़ देता था कि यार ऐसा काम होता है। मगर इनका काम नहीं समझ में आता है, ये सिर्फ अपने नगर सेवकों को बुलाएंगे और चिल्लाएंगे ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। आप क्यों नहीं उतरते जनाब? राइट। ठीक है, आप कार से आपको उतरने का मन नहीं करता है, आपको एसी में रहने की आदत है, मगर आपको उतरना पड़ेगा आवाम के लिए। बिल्कुल। आपको हमने कायद चुना है, आपको लीडर चुना है, जाहिर सी बात है आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि हर एक गरीब के मसले आपके कानों तक पहुँचे और आप उसे सॉल्व करें, मगर आपको इतना कहाँ वक्त है। रईस शेख समाजवादी पार्टी के
पहले लीडर थे, कॉरपोरेटर थे, जिन्होंने कॉरपोरेटर गोवंडी से पहली बार उन्होंने लड़ा और वो कॉरपोरेटर सेलेक्ट हुए, ठीक है। कॉरपोरेटर लेवल पे होने के बाद भी महाराष्ट्र लेवल पे लोगों को पता था कि कॉरपोरेटर है कोई जो गोवंडी का है, रईस शेख नाम है। लेकिन समाजवादी पार्टी के 2015 में 5 कॉरपोरेटर आए हैं, उनमें से एक को भी लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि रईस शेख जैसा काम नहीं किया है किसी ने। करेक्ट। तो ये काम का फ़र्क होता है। और नगर सेवकों में मैं बता दूं, कुछ ऐसे नगर सेवक है जो करते हैं बेचारे, ये सारे सब पर ब्लेम नहीं कर सकते, सभी को हम फहाद आजमी जैसा नहीं देख सकते। इरफान खान जो वार्ड 138 के हैं, उनका काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनका मैं बोलूँ कि ईमानदारी उनका जो सीधापन, जो आसानी से जो लोगों से मुलाकात करते हैं, मैंने अपने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि गरीब से गरीब बच्चे, बड़े बूढ़े से भी मुलाकात करते हैं, उनके मसले मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नगर सेवक होना बहुत ज़रूरी है। हाँ। ना कि फहाद आजमी जैसा जो सिर्फ गिन्नी जैसे कारों में। हाँ, क्योंकि है ना, इरफान खान को मैंने नगर सेवक के इलेक्शन जीतने के बाद ही देखा था कि वो अपने खुद खड़े होकर, रोड पर खड़े होकर नाला वगैरह ये सब बनवा रहे थे और वो लोगों से मिल रहे थे। तो उनके अंदर जो ये सादापन वाली चीज़ है वो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन रिसेंटली कई 1-2 साल से, जब भी मतलब अभी वो कोई कॉरपोरेटर है ही नहीं क्योंकि इलेक्शन हुआ नहीं, तो रिसेंटली हमने उनको देखा भी नहीं, हाल फिलहाल में उनको नहीं देखा कहीं पर। तो ठीक है, अब जनता डिसाइड करेगी ये वाले म्यूनसिपल इलेक्शन में कि किसने कितना काम किया है। हम ये भी जानना चाहते हैं सईद भाई कि आने वाले दिनों में बाय चांस अगर आप इलेक्शन नहीं जीतते हैं, तो क्या जिस तरह से आप अभी जनता के लिए काम कर रहे हैं, आप आगे उस काम को कंटिन्यू करेंगे? इस बात का पहला गवाह तो मेरा अल्लाह रहेगा, उसके बाद आवाम रहेगी कि मैं जीतूँ या ना जीतूँ। मेरा मकसद इलेक्शन वगैरह का ज़रा भी नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ आवाम की खिदमत करने का है, आवाम के लिए काम करने का है, डेवलपमेंट करने का है। अगर मैं जीत के आया तो पूरी ताकत से इंशाल्लाह भिड़ूंगा कि जो रफ़ीक नगर का नाम सुनने के बाद मुंह टेढ़ा करते हैं, वही लोग रफ़ीक नगर या फिर निरंकारी, संजय नगर, पद्मा नगर, ऐसे गोवंडी के जो निचले तबके जो इलाके हैं, वो सभी का जब वो नाम सुनेंगे तो वो डरेंगे नहीं, वो बल्कि मुस्कुराएंगे कि वैसा इलाका होना चाहिए और वैसे इलाके के जैसा सारा इलाका होना चाहिए। इंशाल्लाह ऐसा इलाका बना के दिखाऊंगा। और मैं हार भी गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आवाम फैसला करेगी कौन जीतेगा कौन हारेगा। मैं हार भी गया तो भी मैं आवाम के बीच में रहूँगा, जैसा खिदमत कर रहा हूँ वैसे ही करूँगा और करता रहूँगा इंशाल्लाह। और रिसेंटली हमने देखा कि ड्रग्स फ्री गोवंडी का जो अभी मुहिम चला हुआ था, उसमें समीर वानखड़े को बुलाया गया और वो प्रोग्राम किया गया। तो आपको लगता है कि उससे गोवंडी की जनता को कुछ फ़ायदा पहुंचेगा, या जो लोग नशा करते हैं वो थोड़ा सा नशे से दूर हट के अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेंगे? मुझे तो लगा कि समीर वानखड़े सर जैसा शाहरुख खान के बेटे को देखे थे वैसे गोवंडी को देखने लगे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो आए, उन्होंने अपनी स्पीच दिया, हमें उम्मीद एक जग गई कि कुछ तो बात है इस ऑफिसर में, लेकिन नहीं हो पाएगा उनसे भी। कुछ नहीं हुआ, जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा है। वो आए और चले गए बस। वो मतलब वो समीर वानखड़े का भी फेम वाला सीन है ऐसा कि भाई, ऐसे ही कुछ फेम वाला। और जो रफ़ीनगर के जस्ट मतलब स्टार्टिंग में ही जहाँ पर रिक्शा स्टैंड है, वहाँ पर ही पुलिस चौकी है एक रफ़ीनगर की। तो वो पुलिस चौकी कितना रफ़ीनगर को कोऑपरेट करती है या सेफ करती है, सेफ गार्ड प्रोवाइड करती है? रफ़ीक नगर की पुलिस चौकी सेफ गार्ड, लोगों को सेफ्टी रखना, लोगों की सुनना, वो बहुत दूर की बात है। वो चौकी खुलना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, खुलती नहीं है जल्दी, खुलती भी नहीं है। करेक्ट, वो बहुत कम खुलती है। यानी वो खुल गई तो ये समझो कि चांद निकल आया है। क्या बात है। ऐसा बहुत कम खुलती है वो, इसीलिए लोग डायरेक्टली जाते हैं शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में। लेकिन ऐसा क्यों? वहाँ पर तो चौकी बनी हुई है ना, उसके बावजूद भी वो ओपन नहीं होती। ये इसका जिम्मेदार कौन है? मतलब पुलिस प्रशासन में कौन है जो बैठा हो? इसका जिम्मेदार वहाँ के जो सीनियर है, जो सीनियर पीआई हैं वो जिम्मेदार है। वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, और वहाँ के जिम्मेदार एमएलए हैं। तो अगर आप कुछ कहना चाहेंगे जो हम एसआई वगैरह से, तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप। मैं यही कहना चाहूँगा कि गवंडी के ऐसे तबके में जहाँ पर नशा बहुत होता है, वहाँ पर आपकी गाड़ी अगर कंटिन्यू दौरे पर रहे, आपके जो बीट्स है वो अगर चालू रहे
जो गवंडी के जो कोने कोने के जो बीट्स है वो बंद रहते हैं, वो अगर चालू रहे तो बहुत काम होगा। लोग कहीं ना कहीं क्राइम करने से डरेंगे और क्राइम पे रोक भी लगेगा, कहीं ना कहीं रुका भी होगा क्राइम का। तो उम्मीद है कि ये सारे जो बीट्स है जो बंद रहते हैं ज़्यादातर, और गाड़ियाँ बड़ी कम चलती है, ये अगर ज़्यादा चलना शुरू हो जाए, उनका पेट्रोलिंग ज़्यादा होना शुरू हो जाए, बीट्स चालू हो जाए, तो बहुत अच्छा काम होगा। आपको ये भी पता होगा कि जो रफ़ी नगर की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो 39 to 40 ही है। तो क्या वजह है सईद भाई कि यहाँ के लोग उतना नहीं जी पा रहे हैं 60 70 80 साल तक जितना पूरे हिंदुस्तान के लोग जीते हैं, या उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट होती है? जनाब, ये आपने पूरे गवंडी की बात किया, ना कि सिर्फ रफ़ी नगर बल्कि राइट, एक छोटे इलाके की। ये वजह है कि गवंडी में ही एक एसएमएस कंपनी है जहाँ पर बायोमेडिकल वेस्ट जलाया जाता है। राइट। बहुत बार ऐसा होता है कि बॉडी के कटे फटे हिस्से को जलाया जाता है, कैंसर के हिस्से को जलाया जाता है, और जो धुआं रहता है वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है गवंडी के लोगों पर, राइट। गवंडी के बच्चों पर। एक तरफ डंपिंग है जहाँ का जो गैस निकलता है वो भी काफ़ी इफेक्ट करता है, काफ़ी प्रॉब्लम करता है। बाजू में नाला है, वो भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, वहाँ पर मच्छर जो पैदा होते हैं वो बहुत प्रॉब्लमेटिक वो भी सिचुएशन है वहाँ पर। अभी तो ये मैं सुन रहा हूँ कि वो कोई तो कंपनी बन रही है फिर से, ओके, जहाँ पर कचरे को जलाया जाएगा और उससे गैस बनाया जाएगा, उससे एनर्जी जनरेट की जाएगी। वो जो जलेगा, जो धुआं जाएगा, वो कहाँ जाएगा? वो गवंडी के लोगों पर आएगा। वो जो 39 था वो पहुँच के 29 हो जाएगा। तो एसएमएस कंपनी के लिए अभी 2 साल का स्टे लगा था एसएमएस कंपनी पे, उसके एक्सटेंशन लगा था 2 साल का, उसके बाद अभी उसका 2 साल पूरा हो गया था, उसके बाद फिर से 21 महीने का अभी स्टे लग गया उस पर। तो कोई आवाज़, मतलब जैसे ही 2 साल पूरा हुआ, ख़त्म हुआ एक्सटेंशन का, वैसे ही किसी को आवाज़ उठाना चाहिए था फ़ौरन ही कि अभी ये ख़त्म हो गया, अभी एसएमएस कंपनी यहाँ से हटना ही चाहिए। तो कोई खड़ा हुआ गवंडी से? नहीं, कोई नहीं। वो शायद से वो इसलिए नहीं हुआ कि इलेक्शन नहीं है सामने, हो सकता है ये सबसे बड़ी वजह हो। हमने जब एसएमएस कंपनी के लिए लड़ा था तो रोड से लेके कोर्ट तक की लड़ाई लड़ा था। 2 साल का हमने स्टे ऑर्डर जो मिला था एसएमएस कंपनी का, हमें लगा कि कोर्ट ने बोला है कि इसे उखाड़ के फेंक दिया जाएगा खालापुर में और अलग अलग जगह पे जहाँ जहाँ पे बताया गया था। तो शायद ये उम्मीद थी दिल में और हमने इंतज़ार किया। फिर वापस मालूम पड़ा कि 21 महीना और फिर 21 महीने के बाद मालूम पड़ेगा कि 2 साल और, फिर वो कटते रहेगा। उम्मीद ख़त्म जनाब, आपको जलाना है कचरा जलाइए। हमारी जो ज़िंदगी, हम 29 साल, जो भी 39 साल है, वो तो चैन से जी लेने दीजिए, वो उम्मीद रखते हैं हम। रफ़ी नगर में जो राशन डीलर्स हैं उनका क्या स्कैम चल रहा है? राशन डीलर्स, हाँ, राशन डीलर्स में लाइक जो राशन की दुकान पर बैठते हैं, हाँ, वो तो साफ साफ कहते हैं कि भैया अगर एक बंदे पे 5 किलो मिलता है ना, हाँ, 1 किलो खाऊंगा, हाँ, चाहे तुमको कहीं पे भी जाना पड़े, किधर भी कंप्लेन करो, तुम किधर पे भी, खुद मोदी के पास चले जाओ तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा लोग कहते हैं। अरे बाप रे। समझे? कितने लोग ऐसे मेरे कम्युनिटी के लोग हैं जो बेचारे जाते हैं, अगर 4 नाम है तो 5 4 जा 20, 20 किलो मिलना चाहिए, तो वो लाते हैं 12 किलो, 8 किलो सीधा घपला। और अगर आप चले जाओ उनके पास कि भाई ये कम आपने दिया है, तो फिर मालूम पड़ेगा कि दूसरे दिन आपका नाम कट जाएगा, आपका आधार कार्ड कम हो जाएगा। तो आपको ये ऐसा ब्लैकमेल करते हैं ना वो लोग कि क्या बताऊं मैं आपको। तो मतलब एक घर में फॉर एग्जांपल 2 लोग हैं, तो एक लोगों पर गेहूं कितना और चावल कितना और शक्कर कितना, कितने कितने किलो होता है? वो जब दिवाली वगैरह आती है तो शक्कर और वटाने वगैरह, तेल वगैरह मिलता है। अच्छा, ऐसा हमेशा नहीं मिलता है, वो सिर्फ दिवालियों में मिलता है, लेकिन हमेशा चावल मिलता है और गेहूं मिलता है। तो 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं मिलता है। लेकिन एक्चुअल में कितना मिलना चाहिए? एक बंदे पे 5 किलो मिलना चाहिए। दोनों मिला के या अलग अलग? दोनों मिला के 5 मिला किलो के, एक बंदे पे, हाँ, जो गवर्नमेंट ने अलॉट किया है। राइट। लेकिन उन्हें मिलता है 1 किलो चावल 2 किलो गेहूं, ऐसा 2 किलो चावल 1 किलो गेहूं, यानी 1-2 किलो तो उनको काटना ही काटना है। और मैंने ये भी सुना है कि धारावी के कुछ लोगों को, जिनकी जहाँ पर अडानी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उनको रफ़ी नगर में कन्वर्ट किया गया है, यहाँ पे ज़मीन दिया जा रहा है, ऐसा मतलब ये, इसमें कितनी सच्चाई है? बहुत सच्चाई है। आने वाले 10 साल में या 15 साल में
बहुत बड़ी आबादी हो जाएगी गोवंडी की। ओके। ये जो डंपिंग ग्राउंड है उसे हाँ। हटाया जा रहा है, क्लीन ओके, किया जा रहा ओके, है। क्लीन करके उनको यहाँ पर हाँ, जमीन दिया जाएगा। उनको, हाँ यस, उनको वहाँ से उठा के यहाँ पे ज़मीन दिया जाएगा। फिर तो क्राइम बोलो या फिर नशा बोलो, फिर एक और बढ़ बहुत जाएगा। मॉब में होगा और बहुत प्रॉब्लम होगा। तो इसके लिए कोई आवाज उठा रहा है? इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। असल में आवाज़ उठाते उठाते थक गए। हैं। हाँ, वो राइट। आवाज़ हवाओं में घुल जाती है और सब कुछ खत्म हो जाता है। और एक वीडियो में आपने ये भी बताया था कि शताब्दी का कोई स्कैम है जिसको एक्सपोज करना है, तो वो क्या स्कैम था? मैंने बताया भी था अपने अच्छा, वीडियो में, अच्छा। सेकंड वीडियो में डाला था मैंने। ओके, ओके। हाँ, वो असल में ज़्यादातर ऐसा होता है कि शताब्दी में आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। मैं अच्छा हुआ कि ज़माना सुनेगा इस शब्द को। राइट। शताब्दी में मेरे कांटेक्ट के एक थे, मेरे स्टूडेंट के माँ बाप थे, तो उनको 9 महीने का बच्चा था जो कि एडमिट हुए शताब्दी में। एडमिट हुए और 2 दिन तक एडमिट थे। तीसरे दिन डॉक्टर ने कहा कि आपका बच्चा पेट में ख़त्म हो गया है। ओके। ऐसा नहीं, ख़त्म नहीं हुआ, सॉरी। 2 दिन एडमिट होने के बाद शताब्दी के डॉक्टर ने कहा कि आपका बच्चा बहुत सीरियस हो गया, आपको साइन जाना पड़ेगा, जिसके लिए हम आपके लिए एम्बुलेंस, हम आपके लिए डॉक्टर, सारी चीज़ें अवेलेबल करके देंगे। और मैं वहीं पर मौजूद था। मुझे ऐसा लग रहा था कि इतनी फैसिलिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, राइट। खुद से 2 डॉक्टर साथ में, 1 नर्स साथ में, खुद एम्बुलेंस वगैरह सब अपने आप आ रही है। तो माँ बाप ने बैठा अंदर और गए जब साइन, तो साइन में जब उन्हें एडमिट किया गया तो 2 घंटे बाद साइन के डॉक्टर ने कहा कि बच्चा डेथ कर गया है। तो मैंने पूछा क्या कारण है, वजह क्या है? तो मालूम पड़ा कि पेट में पानी ज़्यादा हो गया था, उसके वजह से बच्चा घुट के ख़त्म हो गया। तो मैंने कहा कि हो सकता है कि वहाँ से यहाँ तक लाने में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। तो उन्होंने कहा कि बच्चा 3 घंटे पहले ख़त्म हो गया। तो 2 घंटा हमें साइन जाने हुआ और 3 घंटे पहले बच्चा ख़त्म हो गया, यानी साइन में बच्चा ख़त्म हो गया। उन्होंने बस अपना जो सर का बोझा था वो भेज दिया साइन में, और ये रीज़न बता रहे थे कि आने जाने में प्रॉब्लम हुआ। उन्होंने कहा कि 3 घंटे 4 घंटे पहले बच्चा ख़त्म हो गया। ऐसा ये पहला केस नहीं था। जब मैंने वीडियो डाला सोशल मीडिया पे, लाखों लोगों ने कमेंट किया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने बताया कि मेरे भी बच्चे के साथ ऐसा हुआ, किसी ने बोला मेरे बच्चों के साथ ऐसा हुआ, किसी ने बोला इसके साथ। कितने लोगों ने प्रॉब्लम बताया। मैं शताब्दी के ख़िलाफ़ मैंने आवाज़ भी उठाया था, वीडियो भी बनाया था। मैंने RTI मारा था शताब्दी के ऊपर। तो मुझे मालूम पड़ा, डॉक्टर्स ने मुझे बैठाया। मैं ये वायरल मैंने बताया नहीं किसी को। डॉक्टर्स ने बैठाया, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है। जहाँ पर एक हॉस्पिटल में 10 मरीजों को संभालने के लिए 1 डॉक्टर होना चाहिए, वहीं पर ये हॉस्पिटल में 100 मरीजों को संभालने पर 1 डॉक्टर है। जहाँ पर एक मरीज को 1 डॉक्टर 5 मिनट देता है, वहीं पर एक मरीज पर 1 डॉक्टर सिर्फ 1 मिनट या 30 सेकंड देता है। तो वो कौन से लेवल तक बचेगा या उसका कहाँ तक ट्रीटमेंट होगा, आप सोच सकते हो। ये सारी चीज़ें जब उन्होंने वहाँ के डॉक्टरों ने बताया मुझे भी बड़ा अफसोस महसूस। मुझे तो बड़ा इतना ऐसा लग रहा था कि मैं उन पर तरस खाऊं कि खुद पर तरस खाऊं या वो फैमिली पर तरस खाऊं। फिर मुझे मालूम पड़ा कि ये सारा कसूर डिपार्टमेंट का है, हेल्थ डिपार्टमेंट का है। जो हेल्थ मिनिस्टर जो बैठे हुए हैं उनका कसूर है। उन्हें अलॉट करना चाहिए यहाँ पे डॉक्टर्स को। डॉक्टर्स नहीं है तो मजबूर है ना, वो नहीं कर पाएंगे। फिर रिक्वेस्ट है हेल्थ मिनिस्टर को कि शताब्दी में डॉक्टर्स आप भेजें, अच्छे डॉक्टर्स भेजें, ताकि और आने वाले वक्त में किसी बच्चे की जान ना जाए जो इस दुनिया में आने वाला है। तो उस पर कुछ एक्शन हुआ या फिर वो वहीं वैसे ही कोई एक्शन नहीं हुआ, खत्म हुआ? कोई एक्शन। हमारे MP संजय दीना पाटिल हैं। कौन है ये? संजय एक बार मैंने देखा था तो और मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, मैंने उनको वोट दिया। राइट। मेरे अब्बू के कहने पर वोट दिया। तब से मैं अब्बू की बातें मानना बंद कर दिया क्योंकि मैं जल्दी गलती नहीं करना चाहता। यार मैंने कभी उनको ऐसे पार्लियामेंट में बोलते हुए भी नहीं सुना है कि चले यार अपना MP कुछ तो बोले। कम से कम इलाके में बोलते हुए नहीं सुना हमने। मतलब उनको यहाँ आते हुए भी नहीं देखा कभी कि इस साइड मतलब मैंने उनको लाइव देखा ही नहीं है। एक बार लाइव 2015 के करीब बहुत ग्रैंड मुशायरा A2 ग्राउंड में किया था, तभी मुनव्वर राना और वो सारे बड़े शोरा आए थे। तब मैं मुशायरा के हिसाब से गया था वहाँ पे सुनने के लिए। तब मैंने देखा था कि संजय दीना पाटिल वो मुशायरा इलेक्शन से पहले होता था, अब तो वो भी नहीं होता है, लेकिन वो इसलिए करते हैं कि भाई एक जो मुस्लिम मेजॉरिटी है उनको जमा करें और वो उससे वोट मांगे, इसीलिए होता है।
लेकिन मैंने कभी उनको देखा नहीं कि हमारा एमपी मतलब हमारा जो एटीट्यूड होना चाहिए कि भाई हमारा एमपी बोल रहा है खड़े होकर पार्लियामेंट में, वैसे कभी नहीं देखा मैंने नहीं, उनको। गौवंडी की आवाम को इबरत हासिल हुआ है वोट देकर। उम्मीद है कि फिर से वही गलती ना करे जो उन्होंने अभी इस बार गलती किया था एमपी इलेक्शन में, एमपी चुनने के लिए। मैं तो सबसे बड़ी गलती किया उनको वोट देकर। मैंने सिर्फ फोटो में देखा है उनको, और एक बार जब हम नशे को लेकर अनशन पे बैठे हुए थे, भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे, तब वो आके जूस पिलाए थे, एक बार वो देखा है मैंने, उसके बाद कभी नहीं देखा। सईद भाई, आप पर भी कुछ इल्ज़ामात हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप किस तरह से डिफेंड करते हैं उस चीज़ को। आप बताएं कि जो आप सोशल वर्क के लिए खर्च करते हैं, एक्सपेंस करते हैं, जो बच्चों पर खर्च करते हैं, चाहे किसी का कुछ काम कराने में खर्च करते हैं, वो फंडिंग आपको कहाँ से आती है? वो फंडिंग मेरे अब्बा देते हैं। मेरा अब्बा एक बिजनेसमैन है। हाँ। मेरे अब्बा की खुद का कारोबार है, कारखाना है, जिसमें 22 से 25 लोग काम करते हैं। क्या बात है। जी, तो उनका काफ़ी अच्छा टर्नओवर है, लाखों रुपए वो कमाते हैं, जिसमें से वो हर महीने मुझे 20-30 हज़ार रुपये तो खर्च के लिए देते हैं कि ये आवाम के लिए खर्चा करें। क्या बात है। वो साइड से मुझे देते हैं और मैं ये सोशल सर्विस में, सोशल वर्क में लगाता हूँ। तो ये मेरे अब्बा का लाख शुक्र है कि वो मेरा इतना सपोर्ट करते हैं और अभी भी करते हैं। और लोगों का ये भी कहना है कि कहीं पर अगर 50-60 हज़ार रुपया कोई गुंडा आकर मांग रहा है दलाली में, तो सईद खान आके बीच में मांडोली करते हैं और वो बोलते हैं कि मैं आपका ये काम 30 हज़ार में करा देता हूँ। तो वो सईद खान बीच में आके 30 हज़ार में वो काम कराते हैं, फिर वो बंदे को, गुंडे को वो 30 हज़ार चला जाता है, उसमें से 10 हज़ार 20 हज़ार सईद खान का कट होता है। ऐसे भी लोग इल्ज़ामात लगाते हैं आप पर। अगर बहरहाल मैं इसे कैसे डिफेंड करूँ, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में मैंने अब ये सब सारे काम नहीं किया है। मुझे दलाली वगैरह करने के शौक़ नहीं है। मेरे अब्बा बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतर हैं, वो मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली। मैं खुद भी जॉब करता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं एनजीओ में काम करता हूँ, तो मुझे सैलरी है, मेरी सैलरी स्लिप दिखा देता हूँ चाहिए तो। क्या बात है। मैं सुबह 10 बजे जाता हूँ, 3 बजे आ जाता हूँ, उसके बाद मैं पूरा टाइम सोशल वर्किंग में देता हूँ। मतलब पूरी फंडिंग आपको फादर से ही हो रही है उस तरफ से? राइट। और फादर से भी हो रही है, मेरी टीम भी फंडिंग करती है, जो मेरा कोर टीम है, लगभग 117 लोगों की मेरी टीम है पूरे वार्ड में। जी, वो पूरे 117 हर महीने में कोई कभी नहीं देता है, लेकिन हमेशा वो कभी हर महीने हम आपस में जमा करते हैं। ये क्या यूज़ कर पाए, कभी किसी दादी का घर बनाना हो, किसी बच्चे की शादी कराना हो, किसी बच्चे की फ़ीस भरना हो, हम उसी फंडिंग में हम करते रहते हैं। हमारे पास फंड रहता है तो हम करते रहते हैं। और बात ये पैसा लेने की बात आई, मेरा अल्लाह गवाह है इस बात का, अगर मैं किसी गरीब का अगर 1 रुपया भी खाया होऊंगा तो मैं जानता हूँ कि हराम का एक निवाला 7 नस्लें ख़राब कर देती है। अगर किसी गरीब का एक निवाला खाया रहूँगा तो शायद से मैं ये बताऊँ कि मुझे कल का दिन नसीब ना हो। या फिर ऐसा मैं कर ही नहीं सकता हूँ, मैं ज़्यादा मैं खुद को। सईद भाई, मतलब ये भी एलिगेशन है कि अगर सईद खान इतना बहुत बड़ा बिजनेसमैन तो नहीं है, ठीक है, और कोर टीम मेंबर भी उसको इतना फंडिंग कर रही होगी, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं कर रही होगी, तो जो सईद खान के पास बुलेट है या बाइक है, 1.5-2 लाख की बाइक है, वो कहाँ से आ रही है? वो EMI पे है साहब। वो मैंने 35,000 भर के, ये भी क्लियर कर दूं मैं, ठीक है, 35,000 भर के, जिसमें से अब मेरे अब्बा ही 35,000 दिए। उन्होंने कहा कि अब तेरा जॉब लग गया ना, तू तेरे जॉब के पैसे से हर महीने का 6,270 रुपया भरेगा। एक EMI में भर चुका हूँ, 6,000 चाहिए तो मैं दिखा देता हूँ। तो मतलब ऐसा आपको क्वेश्चन आया था कि लोग ये पूछेंगे कि भाई एक सोशल वर्कर के पास बुलेट, ठीक है ना, कोई मसला नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है सवाल पूछना और लोगों तक ये जवाब चले। रफ़ी नगर के लोगों का ये भी कहना है कि सईद खान जो है अभी नगर सेवक भी नहीं बना है, लेकिन उसके जो एटीट्यूड है वो MLA वाले हैं, क्योंकि वो कॉल्स भी रिसीव नहीं करता है और मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं देता है। तो इसको कैसे आप डिफेंड करते हैं? बहुत बार ऐसा होता है कि जब मैं मीटिंग्स में रहता हूँ, ज़्यादातर मैं लोगों से कनेक्ट रहता हूँ, जब मीटिंग में रहता हूँ तो मैं साइलेंट कर देता हूँ मोबाइल को, ताकि मैं किसी ने मुझे टाइम दिया है तो उसके डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए उसके टाइम का। मैं उठाऊँ कॉल, फिर साइड में जाके बात करूँ, तो मैं साइलेंट कर देता हूँ। बहुत बार नहीं उठा पाता हूँ। मैं ये भी बोल के रखा हूँ, अगर किसी का मैं कॉल नहीं उठा पाता तो मुझे मैसेज कर दे, मैं खुद कॉल करूँगा। ऐसा मैंने बोल के रखा, पूरी टीम को मैंने बोल के रखा कि मैं बहुत बार बिजी रहता हूँ, बहुत बार ट्रैवलिंग करता हूँ, तो नहीं उठा पाता हूँ। और मैं तो 90% फ़ोन अपनी टीम के लोगों का या फिर कम्युनिटी के कोई भी लोगों का उठाता हूँ। अब वो एलिगेशन इल्ज़ाम लगाने वाले तो कुछ भी कहेंगे दोस्त। और लोग ये भी कह रहे हैं कि जब कहीं किसी चौल का काम होता है BMC के थ्रू, या फिर कचरे के साफ़ सफाई का काम होता है, या किसी चीज़ का काम होता है, तो सईद खान वहाँ पे आके कैमरा लेकर और बोलता है कि ये काम मैं करवा रहा हूँ। तो इसको कैसे आप डिफेंड करेंगे?
एक काम बता दीजिए जिसमें मैंने अपने कैमरे में बोला ये काम मैं करा रहा हूँ, लेकिन 1000 काम ये बता सकते हो जिसमें मैंने बोला है कि ये करना चाहिए, क्या बात ये है, काम होना क्या चाहिए। बात है। सही है, सही है। तो ठीक है, खैर क्योंकि लोगों से कनेक्टिविटी है आपके साथ, तो लोगों के मन में जो सवाल है उसका जवाब आपको देना वो कंपल्शन है, ताकि उनका वो क्लियर हो कि सईद खान का बुलेट कहाँ से आ रहा है, जी ज़रूर सईद खान ज़रूर। एसएमएस का जवाब क्यों नहीं दे रहा है। तो उसके तो सईद भाई, अगला जो हमारा सेगमेंट है वो रैपिड फायर का है, आपको जल्दी जल्दी जवाब देना है। पहला है अपोजिशन, MIM। यूथ, पावर। फेवरेट पॉलिटिशियन, राहुल गांधी। एक सपना जो अभी तक पूरा करना है। वार्ड 134 का नगर सेवक बनना है। क्या बात है। गोवंडी का सबसे बड़ा स्कैम, नशा। एक्स कॉर्पोरेटर का कोई एक स्कैम, गटर। अगर आपको सुपर पावर मिले तो पहला काम क्या करेंगे? पहला काम तो ये सुपर पावर लोगों को हटा दूंगा मैं। आपका फेवरेट स्ट्रीट फूड, चाइनीज भेल। एमएलए या एमपी से कोई एक चीज चुरानी हो तो? उनका पावर। अपोजिशन का कोई फनी निक नेम, नहीं रखा मैंने अब तक। डोरेमोन। गोवंडी का एक पॉजिटिव चेहरा जो लोग नहीं जानते हो, कोई नहीं है। नहीं। आपका फेवरेट बॉलीवुड डायलॉग जो पॉलिटिक्स में फिट बैठता है? एक बार जो मैंने कमेंटमेंट कर दिया उसके बाद। कोई एक प्रॉमिस जो आप जनता के तहत टूटने नहीं दोगे? उनका विश्वास। ओके, नेक्स्ट है दिस और दैट का कोई एक सेलेक्ट करना है आपको, डेवलपमेंट या वोट बैंक, एब्सोल्युटली डेवलपमेंट। क्लीन वाटर या क्लीन पॉलिटिक्स, दोनों। डिग्री कॉलेज या प्ले ग्राउंड? ये बड़ा हार्ड सवाल पूछा। प्ले ग्राउंड। सेल्फी पॉलिटिक्स या ग्राउंड वर्क, ग्राउंड वर्क। एमएलए का प्रॉमिस या कॉर्पोरेटर का काम, कॉर्पोरेटर का काम। यूथ के लिए स्किल सेंटर या फ्री वाईफाई, स्किल सेंटर। इलेक्शन के बाद पॉलिटिक्स सर्विस या पार्टी सर्विस, पॉलिटिकल सर्विस। गोवंडी का असली हीरो नेता या कॉमन मैन, कॉमन मैन। आपके अपोनेंट आपके फ्रेंड है या एनिमी है, एनिमी है। इंस्टाग्राम या फेसबुक, इंस्टाग्राम। रफ़ी नगर और गोवंडी, पूरा देश इंडिया। समाजवादी पार्टी का गोवंडी में असली काम क्या है, डेवलपमेंट या सिर्फ पोस्टर पॉलिटिक्स? बैनर पोस्टर पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स। आखिर में मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि आप जो हमारे यूथ है, जो हमारी जनता है, उनको कुछ कहना चाहें तो मैं चाहूँगा कि ज़रूर कहें, जो रफ़ी नगर की आवाम है या गोवंडी की आवाम है या महाराष्ट्र की आवाम है। मैं ये अवाम को यही कहना चाहूँगा कि कोई अगर संघर्ष कर रहा है साफ दिल से, ये सोच के कि कुछ तो बदलाव हो सकता है, तो उसे सपोर्ट करिए, उसकी ताकत बनिए ना कि कमज़ोरी। क्या बात है। तो बेहद शुक्रिया आपका सईद भाई, आप हमारे बदलाव पॉडकास्ट पर आए, बदलाव सीरीज़ पर आए, और आपने बहुत सारी ऐसी बातें की जो चेंजेस की तरफ लेकर जाती है, बदलाव की तरफ लेकर जाती है। तो हम कोशिश करते हैं कि आपकी तरह ऐसे यूथ पॉलिटिकल लीडर्स या सोशल वर्कर्स इस हसन स्टूडियो के चैनल पर आकर बैठें, हम उनसे बात करें। उसके बाद जनता जो है हमें बहुत सारे सवाल देती है हमारे यूट्यूब के थ्रू और इंस्टाग्राम के थ्रू, तो हम वो सवाल भी यहाँ पर रखते हैं। तो हम आपसे भी चाहते हैं
कि आपका भी कोई फेवरेट पॉलिटिकल लीडर हो, सोशल वर्कर हो, जिसे आप सुनना चाहते हो, जिनसे आप सवाल पूछना चाहते हो, तो हमें सजेस्ट करें, अपने हमारे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें, या हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह हसन स्टूडियो के साथ जुड़े रहें ताकि हम बदलाव के नए नए लीडर्स को लेकर आते रहें जो बदलाव पर बात करते रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप बेल आइकॉन दबा लें और हसन स्टूडियो के चैनल को फॉलो कर लें। थैंक यू।